नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या मंदिरों में जो सोना चढ़ता है उस चढ़ावे का इस्तेमाल संकट काल में देश के लिए होना चाहिए? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने ऐसी ही बात ट्विटर पर लिखी, जिसके बाद सियासी बवाल छिड़ गया। वो शायद ये भूल गए कि मंदिरों के खजाने पर वो चर्चा कर रहे थे, लेकिन मुद्दे में भगवान भी बीच में आ जाएंगे। और जब बीजेपी को सियासत के पिच पर ऐसी लूज बॉल मिल गई तो फिर वो बवाल मचाने लगे। हिंदुस्तान के ही ये दो रंग हैं। एक तरफ कोरोना संकट की बेबसी है, लॉकडाउन में जकड़ा देश आर्थिक दुष्चक्र में फंसता जा रहा है, आम जन मुसीबतों की मार झेल रहा है। देश के निर्माता हमारे मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार खर्चे बचाते हुए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर रही है। और दूसरी कहानी ये है कि देश के तमाम मंदिरों का खजाना भरा पड़ा है। भगवान के दर पर सोने चांदी हीरे जवाहरात रुपए पैसे का दर पर सोने के बॉन्ड के माध्यम से उधार लिया जा सकता है। हमारे देश में बहुत सोना है निजी व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्थाओं के पास। ऐसी जानकारी हमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी विश्व स्वर्ण परिषद देती है। इस सोने का इस संकट काल में योग्य उपयोग हो, इसी भावना से मैंने ये सूचना की थी। कोरोना संकट से जूझते देश के लिए कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने मंदिरों के सोने के इस्तेमाल की बात क्या कह दी। देश में तूफान खड़ा हो गया, साधु संत हत्थे से उखड़ गए कि बातें बिल्कुल गलत हैं और उसमें पूर्णतः आपत्ति है। हम समस्त देश के मठ मंदिरों के महंतों संतों महामंडलेशों को यह निवेदन करेंगे कि इसका घोर विरोध करें। मंदिर भक्तों द्वारा चढ़ाए हुए दान पुण्य है। दान पुण्य का फल सरकार नहीं लेती है। क्या जो है विश्वनाथ मंदिर ही है और मंदिरों पर ही है? क्या चर्चों गुरुद्वारों और मस्जिदों पर इनका जो है नहीं बोल सकते? क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जो सोना मंदिरों में आता है वो भक्तों के द्वारा दिया हुआ है और उसमें केवल मंदिरों का ही अधिकार है। मंदिर उसकी पूरी संपूर्ण व्यवस्था कर सकता है, ये अधिकार क्षेत्र की बात है। केवल मंदिरों को ही टारगेट करना ये उचित नहीं है। देश के अंदर कई धर्मावलियों के धर्म स्थल है, उनकी भी संपत्ति है। क्या वो संपत्तियों को भी देश के हित काम के हित में ली जाएगी? पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर के सोने के कोरोना काल में इस्तेमाल की बात कहने से पहले शायद होमवर्क नहीं किया होगा। उन्हें गुमान भी नहीं रहा होगा कि उनकी ये नसीहत उनकी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन जाएगी। बीजेपी ने चौहान के बयान को मुद्दा बना लिया, आरोपों की छड़ी लगा दी। मेरा सुनना है जिसे बोले कि बहुत सारी चर्च दुनिया भर के अंदर वो चर्च की हमेशा पैरवी करती है। एक आध चर्च का ताला भी खुलवाएं। दरगाह अजमेर शरीफ की दरगाह है, वहाँ लगभग साल भर के अंदर 250-300 करोड़ रुपए आता है। उनके बारे में भी जुबान खोले। मंदिर वाले तो सब कर रहे हैं। चला जी, कम से कम इसमें वोट की राजनीति नहीं करें। यदि मंदिरों का सोना लेना है तो सभी अलग अलग जो धर्मस्थल है सभी का उसमें एक साथ योगदान हो, सभी का अपना समर्पण हो। इस प्रकार की एकता की बात कांग्रेस के नेता क्यों नहीं करते? मैं पृथ्वीराज जी से पूछना चाहूंगा, ये सोनिया गांधी जी ने आपको इस मांग को लेकर आगे बढ़ने के लिए कहा है या कांग्रेस का यह अभिमत है? कांग्रेस शासित राज्य और मुख्यमंत्री की यह डिमांड है? पृथ्वीराज चौहान अपने बयान के साथ अकेले पड़ गए। उनके समर्थन में कोई आया ही नहीं। विवाद बढ़ा तो उन्होंने सफाई दी, बोले कि बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। इस सोने का इस संकट काल में योग्य उपयोग हो, इसी भावना से मैंने ये सूचना की थी। लेकिन कुछ भक्त चैनलों ने और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने
इसको मैंने किसी धर्म विशिष्ट धर्म को मद्देनजर रखते हुए ये सूचना की है, ऐसा आरोप किया है। ये पहली बार नहीं है जब मंदिर के खजाने का इस्तेमाल देश की भलाई के लिए करने की बात उठी हो, लेकिन जब ये बात उठी, धर्म ध्वजा वाहक मैदान में आ गए। बात एक बार फिर उठी है, देखिए कितनी दूर तलक जाएगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल, इंदौर से धर्मेंद्र के साथ बनवीर सिंह, अयोध्या, आज तक। बवाल मचना था क्योंकि बयान में धर्म कहीं ना कहीं घुसा हुआ था। पृथ्वीराज चव्हाण भी लेकिन पिच छोड़कर भागे नहीं, उन्होंने मुकाबला किया क्योंकि बीजेपी के संबित पात्रा और पृथ्वीराज चव्हाण आमने सामने हुए हमारे कार्यक्रम टक्कर में कुछ देर पहले। हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए, मैं पृथ्वीराज जी का बड़ा सम्मान करता हूं, मगर ये बहुत गंभीर विषय है, इसलिए गंभीरता के साथ 2-3 विषय रखता हूं। पृथ्वीराज जी के ट्वीट को आप दिखा भी रहे होंगे, मैं देख नहीं पा रहा हूं टीवी स्क्रीन पे, मगर आप अगर अभी पृथ्वीराज जी के ट्वीट को पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट को, अंग्रेजी में ट्वीट है, और लिखा है कि गवर्नमेंट को गोल्ड अप्रोप्रिएट कर लेना चाहिए। अप्रोप्रिएट का अगर अनुवाद हम हिंदी में करेंगे तो उसका अर्थ होता है जबरदखल करना, अर्थात जबरन सरकार को गोल्ड ले लेना चाहिए। मेरा सवाल सीधा कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पृथ्वीराज जी ने जो ट्वीट किया है वो इतने बड़े नेता हैं, पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो स्वाभाविक है सोनिया जी के कहने और कांग्रेस पार्टी के कहने पर ही किया होगा। मैं सोनिया जी से इतना ही पूछना चाहता हूं कि वक्फ की प्रॉपर्टी, जो हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, वो भी एकड़ों की जमीन की है, करोड़ों रुपए उन जमीन को लेकर भी सरकार प्राप्त कर सकती है, क्या वो इसके संबंध में कुछ कहेंगे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पृथ्वीराज जी, क्या इसमें सिर्फ गोल्ड का जिक्र ना करके तमाम रिलीजियस ट्रस्ट की जो भी प्रॉपर्टी हो, जो भी वो दे सकते हैं, वो अगर आप लिखते तो बेहतर होता, और अप्रोप्रिएट शब्द की जगह कोई और शब्द का चयन करते तो बेहतर होता? मैं स्वीकार करता हूँ कि सिर्फ अप्रोप्रिएट शब्द से गलतफहमी हुई है। मेरी बिल्कुल मंशा हत्याने की नहीं थी। अगर हथियार की होती तो मैं कॉन्फिस्केट कहता, वो अगर अभी तक शायद परिस्थिति नहीं आई कि हम हथियार ले तो मैंने ये जो देशभक्त हमारी संस्थाएं हैं वो जैसे कि तिरुपति बालाजी टेम्पल ट्रस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर का एनुअल रिपोर्ट देखे तो उसमें पढ़ेंगे, और वो इसी साल लेटेस्ट रिपोर्ट अगर फाइनेंस मिनिस्टर का पढ़ेंगे तो नरेंद्र भाई के गोल्ड मोनेटाइजिंग स्कीम में 2952 इकाइयों ने 20.5 टन सोना दिया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी स्कीम लाते तो वो प्रो हिंदू है, जब नरेंद्र मोदी गोल्ड मोनेटाइजिंग स्कीम लाते तो वो बिल्कुल प्रो हिंदू है। और अगर मैंने कोई सुझाव दिया जिसमें कोई टेम्पल की बात नहीं की, टेम्पल कहीं जा रहे हैं, अब अपनी कारण में पृथ्वीराज चव्हाण टेम्पल के सोने पे आंख लगा बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी को घसीट रहे हैं। मैंने एक निजी राय दी है, और मैं जो दिल टूटता है आप माइग्रेंट वर्कर्स के हाथ देखिए, कोई उनको पैसा नहीं दे रहे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसलिए मैंने कहा था कि सोने को आप बेचकर पैसा इकट्ठा कीजिए, आपको लोन तो लेना ही पड़ेगा, आपको नोट तो छापनी ही पड़ेगी। सवाल लेकिन ये पहले भी उठता रहा है, कई मंदिर ऐसे हैं देश में जिनकी कुल संपत्ति इतनी है जितनी कई देशों की जीडीपी भी नहीं है। बहरहाल ये मुद्दा एक तरफ, लेकिन अभी संकट न सिर्फ देश में ऐसे मंदिरों पर आया है, बल्कि कई ऐसे मंदिर संस्थान भी हैं जहां पर अपने ही लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। भक्तों पर भगवान की कृपा रहती है, भगवान भक्तों की झोली भरता है तो भक्त भी खुले दिल से भगवान पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोई सोने के मुकुट चढ़ाता है तो कोई सोने की मूर्ति या फिर सोने के सिक्के। यही वजह है कि भारत के 10 मंदिरों के पास जितनी संपत्ति है उतना दुनिया के कई देशों की जीडीपी नहीं है। मंदिरों के पास जमा सोने का हिसाब किताब करें तो तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ मंदिर के पास करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। एक अनुमान के मुताबिक पद्मनाभ मंदिर के खजाने में 1300 टन सोना है। तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर के पास करीब 9000 किलो सोना है। भगवान वेंकटेश्वर का श्रृंगार ही 1000 किलो सोने से किया गया है। वैष्णव मंदिर के पास 1200 किलो सोना मौजूद है। शिरडी साईं मंदिर ट्रस्ट के पास
376 किलो सोना मौजूद है। साईं बाबा का सिंहासन ही 94 किलो सोने से बना हुआ है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के पास 160 किलो सोना पड़ा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर के पास 150 किलो सोने का भंडार है। सोने के अलावा भगवान पर चांदी और सालाना अरबों की नकदी भी चढ़ाई जाती है। बाजार में चढ़ाव हो या उतार, मंदी हो या ना हो, भगवान के खजाने पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन कोरोना के संकट ने मंदिरों की कमाई को भी करारा झटका दिया है। लॉकडाउन के चलते सभी मंदिरों पर ताला जड़ा है। कमाई का रास्ता सिर्फ ऑनलाइन है। मंदिरों से आ रही खबरों के मुताबिक 700 करोड़ रुपए सालाना कमाई वाले शिरडी साईं बाबा मंदिर में पिछले 2 महीने में सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए का ऑनलाइन दान मिला है। शिरडी साईं मंदिर से जुड़े 6000 कर्मचारियों को अप्रैल का वेतन देने के लिए ट्रस्ट को एफडी तुड़वानी पड़ी। पद्मनाभ मंदिर में हर महीने करीब 3 करोड़ रुपए का दान आता था, लेकिन पिछले महीने सिर्फ 25,000 रुपए दान में मिले। तिरुपति बालाजी मंदिर में हर महीने करीब 200 करोड़ रुपए का दान आता था, लेकिन वो 2 महीने से बंद है। मंदिर प्रशासन परेशान है कि हर महीने मेंटेनेंस और वेतन के लिए 110 करोड़ रुपए का इंतजाम कैसे होगा। वैष्णो देवी में भी पिछले 2 महीने से दान में करीब 60 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। देश के सराफा व्यापारी मानते हैं कि मंदिरों में जमा सोना अगर बाहर निकले तो देश की अर्थव्यवस्था चमक उठेगी। इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि बाहर से इंपोर्ट जो गोल्ड किया जा रहा है उसकी परसेंटेज बहुत कम हो जाएगी। इसलिए चालू खाते में बजट में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बाहर विदेशी करेंसी नहीं जाएगी और सोने के भाव का फर्क पड़ेगा। और देश के अंदर जो कस्टम ड्यूटी है 12% जो लग रही है, उससे सोने के भाव टूटेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सोना देश में टर्नओवर में घूमेगा। लेकिन मंदिरों में जमा सोना देश के काम आए, इसके बीच में धर्म की एक मजबूत दीवार है जिसे तोड़ने का खतरा कोई भी मोल नहीं ले सकता। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 बजे जानकारी दे रही हैं कि आखिर किसके लिए ये पैसे खर्च किए जाएंगे। आज कृषि क्षेत्र की बात हुई। वित्त मंत्री के पिटारे से राहत की तीसरी किश्त पूरी तरह से अन्नदाता के नाम थी। निर्मला ने कृषि क्षेत्र के लिए 11 बड़े ऐलान किए। इसमें 8 फैसले कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए हैं, जबकि 3 फैसले गवर्नेंस और रिफॉर्म के हैं। कृषि के आधारभूत ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। वहीं कृषि से जुड़े छोटे उद्योगों को 10,000 करोड़ की मदद दी जाएगी। कोविड-19 के दौरान पिछले 2 महीनों में बहुत सारे कदम किसानों के हित में उठाए गए और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए लगभग 74,300 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो सीधा किसानों को गया है उनकी खरीद करने के लिए उत्पाद की। और इसके अलावा जो पीएम किसान योजना है उसके अंतर्गत 18,700 करोड़ रुपया पिछले 2 महीनों में किसानों के खाते में सीधा डाला गया है। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की। इनमें पीएम किसान फंड में 18,700 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ का क्लेम पेमेंट हुआ। 2 करोड़ किसानों को 5,000 करोड़ का लाभ दिया गया। लॉकडाउन के दौरान 5,000 करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी का लाभ किसानों को हुआ है। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ की सहायता। हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना है। ऑपरेशन ग्रीन्स अब सभी फल सब्जियों पर लागू होगा। फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाएंगी और इससे लाभ मिलेगा मूल्य संवर्धन के लिए भी, भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए भी, और कुल मिलाकर किसान की आय को भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने आवश्यक सामानों के स्टॉक की लिमिट हटा दी है। किसानों के लिए अब अंतरराज्यीय व्यापार का रास्ता खोलने की तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर लॉकडाउन में बुरी तरह परेशान हुए किसानों के हालात को सुधारने की कोशिश है। देखना यह होगा कि ये कितनी तेजी से जमीन पर उतारा जाता है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और एक बार फिर स्पेशल रिपोर्ट की इस हिस्से की शुरुआत हम करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। आपको बता दें, महाराष्ट्र में मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी 27,000 के पार आंकड़ा पहुंच गया है। 1,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। खास तौर पर स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको धारावी की रिपोर्ट दिखाएंगे। धारावी में कोरोना के 1000 केस हुए हैं। धारावी की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखेंगे कि आखिर क्यों मामले इस तरह से बेतहाशा बढ़ रहे हैं। धारावी में 26 नए केस कुल धारावी में आए हैं। 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई है। देश भर में कोरोना के अब तक 81,970 केस। कोरोना अपडेट के बाद आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है निजामुद्दीन मरकज से जुड़ी हुई। तो क्या अब मौलाना साद कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा? क्योंकि अब जमाती ही बता रहे हैं कि आखिर मरकज में क्या कुछ चल रहा था और ये राज वो खोल रहे हैं पुलिस के सामने। अल्लाह के वली इस जमाने के, अगर किसी ने छेड़ा है तो खुद अल्लाह के साथ उसने ऐलान जंग की है। क्या अपने ही बुने जाल में फंस गया मौलाना साद? अब मौलाना के इर्द गिर्द रहने वाले ही खोल रहे हैं राज। क्राइम ब्रांच ने की विदेशी जमातियों से गहरी पूछताछ। क्या जमातियों के बयान से फंस जाएगा मौलाना साद? 300 विदेशी जमातियों ने पूछताछ में मौलाना साद पर क्या बोला? राजधानी में कोरोना कुछ ज्यादा ही बड़ा काल बनकर आया है। दिल्ली में कोरोना के इर्द गिर्द कई कहानियां चल रही हैं। दिल्ली में सबसे बड़ा कांड तो निजामुद्दीन मरकज से हुआ है। मौलाना साद ने जमातियों को कोरोना कैरियर बना दिया। अभी तक क्राइम ब्रांच मौलाना साद को पकड़ने के लिए सबूत पर सबूत इकट्ठा कर रही है। इसी सिलसिले में 300 विदेशी जमातियों से मौलाना साद पर पूछताछ की गई है। इन विदेशी जमातियों ने मौलाना साद पर कौन कौन से बड़े खुलासे किए हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन दिल्ली में इसके साथ ही कोरोना अब रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में हर घंटे 19 से 20 लोग कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। 30 अप्रैल तक दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 3,515 मरीज थे, जो 14 मई तक 8,470 हो गए। साथ ही 14 मई को कोरोना के मामलों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां, 24 घंटे में 472 नए लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के जवानों में भी कोरोना फैलने की रफ्तार तेज हो गई है। अभी तक दिल्ली पुलिस के 168 जवान कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। एसएचओ लाजपत नगर, एसएचओ उत्तम नगर, एसएचओ नॉर्थ एवेन्यू भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। जी हां, वही दिल्ली पुलिस जो लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दिन रात जुटी है, वही दिल्ली पुलिस जो मौलाना साद के गुनाहों की जांच कर रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस कोरोना के खौफ के बीच भी अपनी ड्यूटी तत्परता से कर रही है। अब दिल्ली पुलिस ने मरकज से निकले 300 विदेशी जमातियों से क्वारंटीन सेंटर में जाकर पूछताछ की है। सूत्रों की माने तो इन विदेशी जमातियों ने पूछताछ में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिनके बाद मौलाना साद की मुसीबतें बढ़ने वाली है। इन जमातियों ने मौलाना साद के क्या क्या राज खोले हैं वो आपको बताएं, उससे पहले मरकज के YouTube चैनल पर एक ऑडियो में मौलाना साद के करीबी जो कह रहे हैं वो सुनाते हैं। अल्लाह के वली इस जमाने के, अगर किसी ने छेड़ा है तो खुद अल्लाह के साथ उसने ऐलान जंग की है। कोई बात नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह खुद ही निमटने के लिए काफी। हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, हम तो सबके लिए खैर की दुआ करेंगे। लेकिन इतनी बात समझ लें, हम साथियों को क्या करना है, क्या करना है, सब्र से काम लेना है इंशाल्लाह। जी हाँ, इस ऑडियो में मौलाना के करीबी साफ साफ कह रहे हैं कि जिसने मौलाना साद को छेड़ा है उसने अल्लाह के साथ ऐलान जंग किया है। अल्लाह खुद ही निपटने के लिए काफी है। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अपने काम में जुटी है। अब दिल्ली पुलिस ने जिन 300 विदेशियों से पूछताछ की है, मार्च में ये सभी जमाती निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे। ये सभी जमाती उन 700 विदेशी जमातियों के ग्रुप का हिस्सा हैं जिनके पासपोर्ट और अन्य दूसरे दस्तावेज क्राइम ब्रांच ने जब्त किए थे। निजामुद्दीन मरकज से लॉकडाउन के दौरान रेस्क्यू किए गए तकरीबन 300 विदेशी जमातियों से क्राइम ब्रांच की टीम अब तक पूछताछ कर चुकी है। ये 300 विदेशी जमाती
उन्हीं 700 विदेशी जमातियों में शामिल हैं जिनका कुछ दिन पहले क्राइम ब्रांच ने पासपोर्ट जब्त किया था। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में उनके ठिकानों और क्वारंटीन सेंटर में जाकर पूछताछ की। क्राइम ब्रांच ने जमातियों से पूछा कि आखिर वो मरकज में कब आए थे, मरकज की फंडिंग में उनका रोल क्या है और लॉकडाउन के दौरान मरकज में ही रुकने के लिए उनको किसने बोला। सूत्रों के मुताबिक जो जवाब मिले हैं उससे मौलाना साद की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। क्राइम ब्रांच इस बात की भी जांच कर रही है कि मरकज में शामिल होने वाले विदेशी जमातियों ने किस आधार पर वीजा हासिल किया था और वीजा दिलाने में मौलाना साद की क्या भूमिका थी। सूत्रों की माने तो अभी तक जमातियों ने जो कुछ भी बताया है वो मौलाना साद पर शिकंजा कसने के लिए बहुत है और पुलिस कभी भी मौलाना साद की गिरफ्तारी कर सकती है। कोरोना टेस्ट की आड़ में मौलाना साद पिछले काफी वक्त से क्राइम ब्रांच के सवालों से भागता फिर रहा है। क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को सरकारी अस्पताल से कोरोना का टेस्ट कराने के लिए कहा था, लेकिन उसका अभी तक अता पता नहीं है। एक के बाद एक 5 नोटिस मौलाना साद को भेजे जा चुके हैं। सूत्रों की माने तो मौलाना साद अभी भी जाकिर नगर में मौजूद है और नामी वकीलों के जरिए पुलिस से बचने की जुगत लगा रहा है। इधर क्राइम ब्रांच एक के बाद एक मौलाना साद के खिलाफ सबूत जुटा रही है। सीनियर अफसरों का कहना है कि मौलाना साद पर जल्द ही शिकंजा कसा जाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। और अब इस रिपोर्ट के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं धारावी की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि इन तंग गलियों में क्यों ये बीमारी इस तरह से पैर पसार रही है। 1000 से ज्यादा मामले हो गए हैं धारावी में। मुंबई का धारावी, जी हां, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती। मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस का संक्रमण भले ही देर से पहुंचा हो, लेकिन महज 45 दिनों से भी कम वक्त में यहां कोविड-19 के 1000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। ये आंकड़े यहां इस महामारी के फैलने की रफ्तार की ओर इशारा करते हैं। आज हम आपको धारावी के अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि धारावी में कोरोना के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं। अभी तक आपने फिल्मों में धारावी को देखा होगा, लेकिन आज तक के रिपोर्टर साहिल जोशी आज धारावी की गलियों में गए और ये जानने समझने की कोशिश की कि आखिर धारावी के अंदर चल क्या रहा है, क्यों धारावी मुंबई का कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि धारावी में अप्रैल के महीने में कोरोना ने दस्तक दी थी। यहाँ का मुकुंद नगर इलाका मराठी बहुल इलाका है, जबकि मस्जिद नगर, मदीना नगर और बालिका नगर में उत्तर प्रदेश और बिहार की आबादी ज्यादा है, जो मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। ये इलाके सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित हैं। तो आइए अब धारावी की एक एक गली छानते हैं। शुरुआत करते हैं बीएमसी के जी नॉर्थ ऑफिस से। ये बीएमसी का जी नॉर्थ वार्ड का दफ्तर है और इसी वार्ड के कार्यक्षेत्र में धारावी का इलाका भी आता है, जो इस वक्त 1000 से ज्यादा केसेस से जूझ रहा है। यहीं से सारा कोऑर्डिनेशन होता है। कोई भी कोऑर्डिनेशन के लिए फोन आता है तो इसी दफ्तर वो पहले लिया जाता है। यहाँ पर जो अधिकारी है हेल्थ डिपार्टमेंट के बीएमसी के, वो हर कॉल रिसीव करते हैं और उसके आधार पे तय होता है कि किसको कहाँ लेकर जाना है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हर रोज यहाँ से अधिकारी निकलते हैं, धारावी के अंदर जाते हैं और स्क्रीनिंग फैसिलिटी जहाँ पर स्क्रीनिंग करके लोगों को सेग्रीगेट किया जाता है, वो हम दिखाएंगे कि किस तरीके से धारावी जैसे इलाके में इतना मुश्किल काम किया जा रहा है। ये हैं डॉक्टर पाटिल, बीएमसी से जुड़े मेडिकल ऑफिसर हैं और इनकी ड्यूटी है धारावी में कोरोना के मरीजों को इलाज के लिए पहुंचाना और उनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन में भेजना। हेल्थ पोस्ट में जाके उधर जो पॉइंट्स है, जो पॉजिटिव केसेस वगैरह है, उधर जाके हम काम करते हैं। पॉजिटिव जाने के बाद उसके घर को ट्रेस करते हैं। घर के ट्रेस करने के बाद उनको शिफ्टिंग का काम चलता है। अब धारावी का सफर शुरू होता है और आज तक की टीम धारावी के पास बने क्वारंटीन सेंटर में पहुंचती है। ये क्वारंटीन सेंटर किस तरह से बनाया गया है उसे देखते हैं। ये पूरा स्कूल है
इसमें 10-15 स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है छोटे छोटे, कोई मराठी मीडियम है, कोई उर्दू मीडियम है, कोई इंग्लिश मीडियम है, तमिल मीडियम है, ऐसे छोटे छोटे काफी स्कूल्स है। ये बड़ा सा कैंपस में, तो ये स्कूल को अभी कन्वर्ट किया गया है। और यहाँ से शुरू होती है एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी। तंग गलियां हैं। यहाँ में एक नर्स मिलती है जो धारावी का पूरा हाल बताती है। और यहाँ पे जो लोग हैं हम लोग की थोड़ा भी बात नहीं सुनते, सब जन ऐसे ही बिना मास्क के बैठे रहते एक दूसरे के साथ साथ। अभी दोपहर में आप जाएंगे 2-3 बजे के बाद पूरा एरिया सब भरा हुआ रहता है, यहाँ पे सब बैठे रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मस्जिद है, यहाँ पे सब जन यहाँ पे थोड़ी सी छाव आ जाती है। तो दोपहर में 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद जब भी हम लोग पेशेंट के घर से आते हैं तो यहाँ पे सब जन बैठे रहते हैं, सब एक साथ। आप देख सकते कितने लोग अभी बाहर निकले, देखिए पूरा ये मैदान भरा हुआ रहता है ग्राउंड यहाँ पे, सब ग्राउंड, हाँ पूरा ग्राउंड भरा हुआ रहता है यहाँ पे। कोई हमारी बात नहीं सुनते, सब एक साथ आपस में बैठे रहते, बात करते रहते, यहाँ से पूरा वहाँ तक सब एक। अब आपको बता दें कि धारावी में करीब 65,000 की आबादी है और मेडिकल टीम रोजाना 100 परिवारों की स्कैनिंग कर रही है। आप देख सकते हैं कि आशा वर्कर किस तरह से चेकिंग के बाद हाथ पर मुहर लगा रही हैं। ये आपके हाथ पे जो लगा है उसका क्या मतलब है? ये मुझे नहीं पता, ये वो लगा दिए। आपको मालूम है आपको घर के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना? तो मैं तो घर में ही हूँ, जब से चालू हुआ मैं घर से बाहर नहीं जा रहा, मैं जाता ही भी नहीं, आता भी नहीं। आज तक के रिपोर्टर साहिल जोशी धारावी के एक मेडिकल स्टोर पर भी पहुंचते हैं और वहां ये जानने की कोशिश करते हैं कि हर रोज कितने लोग मेडिकल स्टोर पर आ रहे हैं, उनकी क्या क्या परेशानियां हैं। हमारे यहाँ पर डेली का जो है 50 पेशेंट रहते हैं, हाँ 50 पेशेंट वो आते हैं। जनरल वीकनेस रहते हैं, फीवर, हल्का फीवर रहता है, टॉक्स वगैरह रहता है, लेकिन बाहर जहाँ पे जाते हैं तो कोई लेते नहीं उसको, तो हम लोग डिस्टेंस बना के रखते हैं, 3 फीट की दूरी पे रखते हैं उसको। धारावी में तंग गलियां हैं और यहाँ रहना भी अपने आप में एक चैलेंज है। ये धारावी है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने नहीं है और कोई रखना भी चाहे तब भी नहीं रख सकता। ये कोई प्लान्ड सेटलमेंट नहीं है कि जहाँ पर किसी प्लान तरीके से यहाँ पर चीजें बनाई गई हैं, और इसीलिए ये आशा वर्कर्स को या हेल्थ वर्कर्स को यहाँ पर लोगों को बताना कि आप घर पे रहिए, ये काफी मुश्किल रहता है। और ये है धारावी का वो केंद्र जहाँ रोजाना तकरीबन 150 लोगों का खाना बांटा जा रहा है। कितने लोगों को खाना बांटते हैं? 150 आफ्टरनून में और नाइट में 150। और पैसा कहाँ से इकट्ठा करते हैं उसके? ये तो इतना दिन तो हम लोग कुछ संस्था से किए थे, खाना भी हम लोग को कोई ना कोई ऐसा मदद कर रहा है, हम लोग को भी खलास हो गया। यहाँ यूपी और बिहार के लोग हैं जिनका पेट इसी केंद्र से भर रहा है। लंबी लाइन लगती है, लेकिन अब ये लोग घर भी जाना चाहते हैं। हम लोग यहीं पे करते थे काम, और कारखाना बंद हो गया जी। और अभी चालू होने का कोई चांस वगैरह? अभी कोई चांस नहीं है। तो हम यही रहेंगे कि जाना चाहते हैं? नहीं, हम लोग फॉर्म भर के दिए हैं, फॉर्म पास हो जाएगा तो हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं। ये अभी 5-6 रोज पहले बंद है। जब लॉकडाउन में कुछ होगा तभी तो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से मैं डेली खाना लेके जाता हूँ। तो आप गांव वापस जाना चाहते हैं कि रुकेंगे यहीं पर? नहीं, वापस जाना चाहता हूँ। वापस जाना चाहते हैं? जी, जाना चाहता। और अब आपको धारावी की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो यहाँ की पहचान है। जी हाँ, एक कमरे में 10-10 लोग कैसे रहते हैं, काम करते हैं, वहीं सोते हैं। तो धारावी का घर करीब करीब इस तरीके से होता है। ये जो घर है ये आप देख सकते हैं कि ये सारे मजदूर यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर इनका पर्स बनाने का काम चलता है, एक फैक्ट्री चलती है यहाँ पर। और इतने सारे मजदूर मैं अगर काउंट करूँ तो कम से कम 10-15 हो जाएंगे। अभी नीचे भी रहते हैं, वो में तो ऊपर आ गए हैं, नीचे वाले हैं। नीचे भी रहते हैं कुछ लोग यहाँ से चले भी गए अब तक। एक छोटा सा बाथरूम है सबके लिए, कोई किचन आप नहीं देख सकते, इसके लिए सबको दिक्कत हो रही है। ये धारावी की कहानी है और आप इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझ सकते हैं कि धारावी में कोरोना क्यों चैलेंज बना हुआ है। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।